हे गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो देखो, इससे पहले हम दोस्तों बता दें, परीक्षा मंथन की ये समरी हम डिटेल कर रहे हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट। यूपी पीसीएस या कोई भी पीसीएस हो सकता है, स्टेट पीसीएस हो सकता है, मतलब कोई भी, या बीपीएससी या उत्तराखंड पीसीएस, यूकेपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे करंट के क्वेश्चन आते हैं जिनका रेशियो 20 से 25 क्वेश्चन तक रहता है। उनको हम समराइज़ कर रहे हैं, उनको डिटेल कर रहे हैं। ये दिसंबर 2020 से लेके दोस्तों मई, यानी कि दिसंबर 2020 से, ये 2020 से मई, मैं आपको बता दूं 2021 तक हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, अब तक हम कई वीडियोस बना चुके हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगे। आप वहाँ जाके क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उनको लगातार देखते रहिए। देखो, वाद पूर्व मध्यस्थता क्या है? वाद पूर्व जो मध्यस्थता है, वाद से पूर्व विवादों के निपटान की सरल हुए निष्पक्ष प्रक्रिया है। इस तरह की मध्यस्थता में मध्यस्थता अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा करता है। इस तरह की प्रक्रिया में सभी पक्ष हर मुद्दे की मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं, जिससे मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुंच सकता है। अच्छा, मध्यस्थ कौन हो सकता है? देखो, प्रशिक्षित कोई भी न्यायाधीश हो सकते हैं, प्रशिक्षित एडवोकेट अधिवक्ता हो सकता है, या अन्य कोई व्यक्ति जो निष्पक्ष मध्यस्थता हेतु पूर्ण रूप में प्रशिक्षित हो, या मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मुकदमे लाइक जस्ट पारिवारिक घरेलू हिंसा, विवाह संबंधी विवाद एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी विवाद, व्यापार वाणिज्य एवं अनुबंध से संबंधित मामले हो सकते हैं, पड़ोसियों से संबंधित विवाद हो सकता है, दीवानी मामले, चेक बाउंस संबंधी मामले या मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी विवाद हो सकते हैं। ये वाद पूर्व मध्यस्थता आप एक बार पढ़ के जाइएगा दोस्तों। देखो, अब प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, ये CAA के मामले में बहुत ज़्यादा आया था कि भैया आप बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ शाहीन बाग में हुए धरना प्रदर्शन पर दिए अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए निर्णय दिया कि कोई भी जब चाहे वहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकता है। प्रदर्शन का अधिकार कभी भी एवं कहीं भी नहीं हो सकता। अपने फैसले से देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सामान्य नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का तो अधिकार है, परंतु किसी नियत जगह पर। फैसले से संबंधित कुछ बात बताते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल, यानी कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ द्वारा यह पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसके नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार को गंभीरता से लिया और इस बात की समीक्षा की कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। कुछ विरोध का जो है वो सहज विरोध हो सकता है और कुछ विरोध बहुत ज़्यादा कठिन भी हो सकता है, और कुछ लंबे समय तक असंतोष या विरोध के मामले में दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थानों को लगातार अधिकृत नहीं किया जा सकता। वहीं अक्टूबर 2020 में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शाहीन बाग में हो रहे धरना प्रदर्शन पर अपना निर्णय दिया। प्रदर्शन के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि भैया अक्टूबर 2020 में CAA नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली और वहाँ के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर निर्णय देते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति समूह सार्वजनिक स्थानों को अनिश्चित काल तक आरक्षित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था भाइयों, कि सार्वजनिक महत्व की किसी भी चीज़ को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि कबीज फातिमा एवं 11 अन्य लोगों ने शाहीन बाग पर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय पर दिए गए क्या पुनर्निरीक्षण रिव्यू के हेतु याचिका दायर की थी। किसने? कबीज फातिमा और 11 लोग थे। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी समान रूप से लागू होती है, इसलिए कृषि कानूनों की याचिकाओं के साथ समीक्षा याचिका की नत्थी किया जाए ताकि मौखिक सुनवाई का मौका मिल सके। अधिकार एवं कर्तव्य की समानता का भी मामला है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2020 में अपने निर्णय में इस बात की विस्तृत टिप्पणी की गई थी कि मौलिक अधिकार भी क्या है, समाज का एक हिस्सा है। यह वही तक न्याय संगत है जहाँ तक दूसरों के अधिकारों पर चोट नहीं पहुँचती। नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भावना को भी गंभीरता से लेना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि हम न केवल यह जाने कि हमारा हक क्या है,
बल्कि यह भी जानें कि किसी समाज देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। ध्यातव्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमतियों का होना जरूरी है, परंतु वह असहमति इस कदर विध्वंसक नहीं हो सकती कि वे समाज को पीछे ले जाएं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात कही थी किसने, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसने, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों। ठीक है, आज कुछ प्रावधान देखो कि अगर आर्टिकल 19 जो है संविधान का अनुच्छेद 19, उसके तहत अप्रत्यक्ष तौर पर प्रदर्शन के अधिकार का समन्वित किया जाता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में ये बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत बिना हथियार किसी स्थान पर शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार भी शामिल है। मामला कुछ और है। पूर्व में 1972 में देखा जाए तो हेमंत लाल के साहब बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस में कहा था कि किसी भी धरना प्रदर्शन के संदर्भ में अधिकारियों की अनुमति यानी कि कुछ संदर्भ में लेना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आपको क्या है, कमिश्नर ऑफ पुलिस की सहमति जरूरी है। परमिशन टू बी टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी नॉट इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वहीं याची ने इस मामले में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से पंचकुबा दरवाजा के पास प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। इस संदर्भ में अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, कि जिसके खिलाफ याची ने वर्ष 1972 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूरा मामला समझ में आ गया कि आर्टिकल 19 का अप्रत्यक्ष तौर पर प्रदर्शन के अधिकार को समन्वित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं दोस्तों। देखो, इन पर अमल पर रोक लगाना है। देखो मामला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2021 को 3 नए कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। इसके अलावा किसानों व सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत को लेकर कोर्ट ने समिति गठित करने का फैसला किया। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से भी अधिक वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं महान्यायवादी के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया गया कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर सामान्यतः रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। साथ ही कानून संविधान का उल्लंघन नहीं करते। गौरतलब है कि भारत के इतिहास का पहला मामला है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी संघीय कानून के अमल पर रोक लगाई है। ये इंपॉर्टेंट मामला है कि भारत के इतिहास का पहला मामला है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी संघीय कानून के अमल पर रोक लगाई है। दोस्तों समझो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति क्या थी। समिति के जो अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र थे, ये थे भूपेंद्र सिंह मान। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एशिया डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। वहीं कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, ये नाम याद रखना दोस्तों, पूछ सकते हैं। उसके बाद हैं साटकर संगठन के प्रमुख अनिल धवन। यह समिति किसान आंदोलन एवं कृषि कानून का गहन अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप चुकी है। एग्रीकल्चर एक्ट और डिस्प्यूट क्या था, विवाद क्या था। वर्तमान में कृषि अधिनियम को लेकर बहुत सारे किसान सड़कों पर हैं। किसानों की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उनकी मांग है कि सरकार कृषि से संबंधित कानून को वापस ले। उसके अलावा एक धड़ा इन कानूनों की संवैधानिकता पर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि सरकार का मत है कि ये किसान कानून किसानों के कल्याण हेतु लाए गए हैं। आइए समझते हैं क्या मामला है। देखो, मामला है कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, मतलब द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अभी तक किसानों को अपनी उपज को बेचने में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यानी किसान हेतु अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति APMC यानी मंडियों में ही अपनी उपज बेचने का विकल्प था, और यदि उपज बाहर बेची जाए तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध थे। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत लाइसेंसधारियों को अपनी उपज बेचनी पड़ती थी। इस अधिनियम के द्वारा इन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। अब किसान किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम राज्य कृषि विपणन कानूनों के अंतर्गत बाजारों के बाहर अवरोध युक्त अंतर्राज्यीय व राज्य के अंदर ही व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान, यानी कि बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता एवं कृषि सेवा अधिनियम 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। भारतीय किसानों के पास बहुत सारे जोखिम होते हैं, मसलन किसानों की छोटी जोत यानी कि छोटे खेत, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, कई बार बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इस विधेयक के माध्यम से कृषि उत्पाद के उत्पादन का पालन से पूर्व कृषि समझौता किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि कृषक अपने कृषि उत्पादों को स्पॉन्सर्स की आसानी से बेच सकें। किसको? स्पॉन्सर्स को।
स्पॉन्सर्स में व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनियां, लिमिटेड लायबिलिटी, ग्रुप, सेम सोसाइटी शामिल हैं। ध्यातव्य की समझौते की अवधि एक फसल मौसम में अधिकतम 5 वर्ष तक की होगी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। आवश्यक वस्तु यानी कि अधिनियम 2020, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 की बात हो रही है दोस्तों। था क्या? देखते हैं तो मामला क्या है। इस संशोधन के अंतर्गत अकाल, युद्ध आदि असामान्य परिस्थितियों के कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में कुछ निर्दिष्ट कृषि उपजों की आपूर्ति, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखना, भंडारण तक कीमतों को नियंत्रित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज एवं आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं नहीं है? अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज एवं आलू। दोस्तों ध्यान रखना, मामला ये है कि क्या ये कानून संघात्मक ढांचे के विरुद्ध है। कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी कानून देश की संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध है। किसके? फेडरल सिस्टम के। पर गंभीरता से यदि इसका अध्ययन किया जाए तो ऐसा नहीं है। यद्यपि संविधान में कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। किसमें? स्टेट लिस्ट में। किसको? संविधान में कृषि, एग्रीकल्चर को। परंतु केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के आधार पर कृषि से संबंधित विषय पर कानून बनाया है। गौरतलब है कि ये ध्यान रखना कौन सी प्रविष्टि और कौन सी समवर्ती सूची के अंदर। समवर्ती सूची है दोस्तों, ध्यान रखना, सेंटर ने बनाया। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 केंद्र को यह अधिकार देती है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि व्यापार, खाद्य वितरण और कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर विधि बना सकती है। अब किसानों के विरोध का कारण क्या है मैं बताता हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बह है उनमें। इस अधिनियम में एमएसपी से संबंधित कोई बात नहीं कही गई, यानी कि एमएसपी जो होता था हमारा, उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं बताएगा। जिससे लेकर किसानों के अंदर एक भय है कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है। वहीं अनुबंध कृषि को लेकर आशंका, किसानों इसको इस बात को लेकर आशंका है कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों किसानों को कठपुतली बनाना चाहती है। बात कहीं तक जायज़ है, बात कहीं तक 100% की है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि पूंजीपतियों के हाथ की किसानों की कठपुतली बना दे, पर इससे फायदे भी बहुत सारे हैं दोस्तों। अब देखो कुछ टिप्पणियां हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है? एनएमसी से बोलते हैं। 87 साल बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अमल में आ गया है और चिकित्सा शिक्षा और डॉक्टरों के शीर्ष नियामक संस्था एनएमसी को 1933 में स्थापित किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, 1933 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई का स्थान लिया है इन्होंने, ठीक है, जिसे पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली एम्स के प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल का पहला अध्यक्ष कौन बनाया गया? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। इनका जो कार्यकाल है 3 ईयर्स तक होगा दोस्तों, जिसकी निगरानी में 4 स्वायत्त बोर्ड होंगे जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर यूजी और पीजी की शिक्षा या शिक्षा मूल्यांकन, रेटिंग, नैतिकता आदि वगैरह के बारे में दिशा निर्देश देंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज, देश के जो निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में चिकित्सा शिक्षा की 50% सीटों को आरक्षित शुल्क नियंत्रण में नियम भी लागू हो चुका है 50% सीटों पर, ठीक है। जानकारी के मुताबिक जल्द एमएनसी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स से जुड़ी शिक्षा को लेकर भी नए दिशा निर्देश तैयार कर सकता है, जिससे 33 सदस्यों वाली एनएमसी के तहत 4 स्वायत्त बोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो दोस्तों। टिप्पणियाँ हैं राष्ट्रीय शिक्षा पे 150 ओबीसी जातियाँ हैं, 26 उसके क्या राष्ट्रीय स्तर पर हैं। तो ये है जस्टिस रोहिणी कमीशन क्या है देखते हैं। देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का लाभ जो है इसमें शामिल सभी जातियों को एक समान रूप से पहुंचाने के लिए सरकार भले ही पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके फॉर्मूले बात कहीं ना कहीं अटक रही है। इस काम में जुटे जस्टिस रोहिणी वो क्या है? केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी जो है वो जस्टिस रोहिणी सरकार के मुताबिक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली से लैस वेबसाइट में शिकायतकर्ता अपनी जरूरी जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे एक यूनिक नंबर मिलेगा। इसके आधार पर हुई कार्रवाई का पता चलेगा। जिस पोर्टल पर शिकायतकर्ता मामले से जुड़ा वीडियो या ऑडियो अपलोड करता है, बताता है, या दूसरी वेबसाइट का लिंक भी अपलोड कर सकता है। दोस्तों, ये था जस्टिस रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन के बारे में इधर है कि ये कमीशन की नज़र देश के उन 11 राज्यों पर टिकी है
गलत हो गया दोस्तों, जहाँ इसे अमल में लाया गया है। इनमें फिलहाल आंध्र प्रदेश सबसे अहम राज्य है, जिसने ओबीसी आरक्षण की वर्गीकरण को काफ़ी वैज्ञानिक तरीके के अंजाम देते हुए इसे 5 श्रेणियों में बांटा है। खास बात यह है कि रोडी कमीशन भी ऐसे ही फार्मूले के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कमीशन से जुड़े अधिकारियों की माने तो अभी वे किसी फार्मूले पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश ने इसके लिए जो पैटर्न अपनाया था कमीशन भी उसी आधार पर काम कर रहा है। इनमें उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश सहित सरकारी नौकरियों में ओबीसी से जुड़ी जातियों की भागीदारी का ब्यौरा जुटाया गया है। परेशानी यह है कि आंध्र प्रदेश में लगभग 150 ओबीसी जातियाँ हैं, जबकि राष्ट्र स्तर पर ओबीसी का करीब 2600 जातियाँ हैं। फिलहाल ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण करीब 600 जातियों के में ही बढ़ जाता है। इनमें भी करीब 100 जातियाँ तो ऐसी हैं जिनकी आरक्षण में हिस्सेदारी आदि से ज़्यादा रहती है। वहीं करीब 1000 से ज़्यादा ऐसी ओबीसी जातियाँ भी हैं जिन्हें अब तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। दोस्तों, सरकार ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण के लिए इसी खाई को पाटना चाहती है। हालांकि यह काम इतना आसान दिख रहा है, उतना है नहीं। अब देखो, अनुसूचित जाति के लिए केंद्रीकृत पोर्टल क्या है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत पोर्टल शुरू किया है। NCSC.gov.com जो है एक पोर्टल है जो टेलीकॉम, IT और कानून मंत्री ने लॉन्च किया है। सरकार के मुताबिक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली से लैस इस वेबसाइट में शिकायत दर्जा जो है शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसे एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर उस पर कार्रवाई का पता चल सकेगा। इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता मामले से जुड़ा वीडियो, ऑडियो या फिर किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक भी अपलोड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मुआवजा बढ़ा। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने के घायल होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। इसके तहत चुनाव के दौरान प्रशिक्षण अथवा मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दिशा में अब तक अनुग्रह राशि करीब 10 लाख रुपए थी, जो कि अब 15 है। 10 लाख से दोस्तों 15 लाख रुपए कर दिए। इस प्रकार से ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या की दशा में मृत्यु होने पर अब तक 20 लाख रुपए थे, अब 30 लाख रुपए कर दिए। कितने थे? 20, अब कितने कर दिए? 30। किसी का अंग अस्थायी दिव्यांगता वगैरह वगैरह अनुग्रह राशि 15 लाख रुपए तक का प्रावधान था, इसे बढ़कर 15 लाख कर दिया। पहले 10 था। इस तरह अस्थायी जो दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो दोस्तों। आगे हम बढ़ाएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरिक्ष के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने विधि और न्याय कंप्लीट कर दिया, 2 वीडियोज़ बनाए इस पर दोस्तों। प्लीज़ इससे रिक्वेस्ट आपसे कि आप दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इससे रिक्वेस्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा है, हमारा करंट अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।